हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरी आप सबको वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे हम एमटीएस के क्वेश्चन है ना सॉल्व कर रहे हैं। डे वन का हम आज ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे। शिफ्ट टू के दो तीन सवाल रह गए थे, जो कि एक होमवर्क क्वेश्चन था और दो और, तो फटाफट से वो करके शिफ्ट थ्री की ओर चलेंगे और कोशिश करेंगे आज इस डे को हम यहाँ पे फिनिश कर दें। ठीक है। जस्ट इन केस आप अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आप फटाफट से टेलीग्राम या हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उससे जुड़ सकते हो। और मेरे बारे में आप यहाँ पे है ना अच्छे से देख पा ही रहे हो और अच्छे से देख सकते हो, आप क्लासेस लगा सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करो, सो दैट ये एक फैमिली की तरह है। और जितना है ना हम एक दूसरे का हेल्प कर पाए, एक दूसरे के साथ रहे, उतना बढ़िया रहने वाला है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो कि आपने ट्राई करना था। और फटाफट से इसका एक बार डिस्कशन करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा था कि पांच मित्र जो कि है उत्तर दिशा की ओर अगेन बैठे हैं। तो अगर ये उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। एम एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स, एम और जे जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथ साथ होंगे। एम एंड के आर ऑल्सो नेबर्स, तो अगर एम और जे नेबर्स हैं और एम और के नेबर्स हैं तो या तो ये ऐसे बैठे हैं या ये ऐसे बैठे हुए एम के पड़ोसी हैं दोनों। ठीक है। आई जो है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट है, आई जो है वो एकदम से बाएं स्तर पे है ना। तो अगर पांच लोग हैं तो ये हमें बहुत आसान हो जाता है अगर ये पता लग जाए कि आई यहाँ पे है। ठीक है। अब वो हमको क्या कह रहा है, जे इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, जे जो है वो दाएं से दूसरे पर बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसे हो गया। अगर मैं ये प्लेसमेंट देखूं जे एम के वाला, तो ये तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि एम है तो के की जगह ही नहीं बचेगी, तो यानी ये वाला प्लेसमेंट सही है, के एम जे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ये हमारा अरेंजमेंट बन ही गया, क्योंकि सवाल में मुझे बताना था कि आई और जे के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, है ना। आई और जे के बीच में दो लोग बैठे हैं, के और एम, और ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाता। ठीक है। तो यही बस हमको यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड नाइफ। ठीक है। और अगेन इन क्वेश्चंस को करने का मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर उसके बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि नाइफ इज शार्प है ना, का जो कोड है वो 4 2 और 8 है। ध्यान से देखो, तो यानी नाइफ का कोड या तो 4 होगा या 2 होगा या 8 होगा, तो 5 तो कतई नहीं हो सकता। अगर 4 2 8 में से कोई एक आंसर है, तो अगर 4 यहाँ पे आ रहा है तो नाइफ अगर इनमें हो तो 4 आंसर हो जाएगा। पर नाइफ यहाँ पे नहीं है, शार्प है, तो यानी शार्प का कोड 4 था, तो पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नाइफ का निकालना था, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 8 वर्ड यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ पे नाइफ का यहाँ भी कहीं जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, तो 8 जो है वो भी नाइफ के लिए नहीं यूज हुआ, इस बल्कि कॉमन था तो इसके लिए होगा, बट हमें उसका अगेन कोई लेना देना नहीं है। तो 4 और 8 अलग अलग जगह यूज हो रहे हैं जहां पे नाइफ नहीं आ रहा, तो 4 और 8 आंसर नहीं हो सके, तो एक ही बचा 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये क्लियर है? चले आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25th क्या कह रहा है, विच ऑफ द मैथमेटिकल साइन शुड बी इंटरचेंज इन द गिवन इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। अभी देखो इसको आप किसको इंटरचेंज करो ताकि ये करेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले डिवाइड के साइन चेक करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 27 आप कर रहे हो तो ये यार फ्रैक्शन हो जाएगा, तो हमें डिवाइड तो हटाना ही हटाना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या आ रही है कि या तो मल्टीप्लाई से हटाए, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27। अगर मैं ये ऑप्शन पहले ट्राई करता हूँ है ना, क्योंकि बाकियों में तो डिवाइड है ही नहीं, तो इन दो को पहले पुट इन करके देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 102 माइनस 17 प्लस 12, अब गुना की जगह डिवाइड बाय 4 इंटू 27 प्लस 5। तो बेटा ये 12 डिवाइडेड बाय 4 3 इंटू 7 81, 81 और 102 में से 17 माइनस, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 80 ये 160 और कुछ बहुत ही बड़ा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको ट्राई करके देखते हैं कि माइनस और डिवाइड को अगर हम चेंज कर दें कि 102 डिवाइड बाय 17 है ना, क्योंकि 17 6 से ये कट रहा है 6 टाइम्स, प्लस 12 गुना 4 माइनस 27 प्लस 5, तो 17 102 6 से कट जाएगा, 12
इंटू 4 48 हो गया, माइनस 27 प्लस 5 हो गया, तो 48 और 6 54 और 5 59, माइनस 27 तो ये 32 आ रहा है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो एक बार आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शिफ्ट 3 है ना, एक बार मेरे को था इसका आंसर की अपन चेक कर ले कि कुछ दिक्कत ना हो और फिर हम इसको अभी शुरू करते हैं, ठीक है। अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन से खत्म किया था पिछला पेपर, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन से शुरुआत हो रही है। आफ्टर इंटरचेंजिंग विच टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है, डिजिट नहीं है ना, अंक नहीं, पूरा पूरा नंबर चेंज करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 81 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर मैं ये चेक करने को जाऊं 719 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये तो वैसे भी ऑड नंबर है और ये इवन है, तो मुझे 719 को यहाँ से हटाना है या 6 को हटाना है ताकि ये आसान हो जाए। अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ 719 को हटाने का, है ना, क्योंकि अगर मैं 6 और 5 को हटाता हूँ तो 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये ही मेरे लिए एक ऑप्शन रह जाता है जो मुझे ट्राई करना है। और 798 6 से डिवाइड होता भी है ना, क्योंकि उन सबका जोड़ आप देखोगे 24 बन रहा है और आखिरी डिजिट है, तो इससे हमें यह भी पता लग गया कि ये डिवाइड भी हो रहा है। तो प्लस 27 माइनस 798 डिवाइडेड बाय 6 गुना 5, तो 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो बेटे ये क्या हो जाएगा, कट के 798 बाय 6 आप करोगे तो 6 1 6 19 3 और 3, तो 133 इंटू 5 आपको करना है, तो ये कितना हो गया 500 650 और 15 665, तो ये क्या रह गया 719 प्लस 27 माइनस 665, ठीक है। 9 और 7 16 में से 5 गए 1, है ना। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 71 और 2 73 और एक कैरी हुआ तो 81, ये आपका आंसर भी आ जाएगा, चाहे आप इसको करके देख लो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको पूरा भी आपके लिए सॉल्व यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया 746 माइनस 765, यही बनेगा, एक बार चेक कर लो। और जब 746 में से आप 7 नहीं 665 है ना घटाओगे तो 6 में से 5 गए 1 और 74 में से 66 गए 8, ठीक है। तो आसान इन्होंने वैल्यू ये दे दी कि डिविजिबिलिटी से ही पता लग गया और हम इसको बहुत ही प्यार से मार्क कर सकते थे, ठीक है, कुछ ऐसे मुश्किल वाला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो बस आपको इसको फिल इन करना है, ये सिंपली यहाँ से जाके कुछ ऐसा आएगा और ये ट्राइंगल आपको बनाना है। ये आपकी कौन सी फिगर में आ रही है, अगर आप चेक करने को जाओ इसमें तो बिल्कुल नीचे टच हो रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें ये वाली लाइन फालतू आ रही है तो ये नहीं होगा, तो थर्ड ही है। अगर सीधा नजर आपकी यहाँ पे दिख गई होगी तो, है ना। और अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो ये वाला तो बहुत छोटू आ रहा है, ये भी नहीं है, तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये वाला जो जॉइंट है ना ये थोड़ा नीचे होगा, इसके लाइन में होगा ना, और वो ऊपर से जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें पता लग गया कि थर्ड ही बेस्ट आंसर, बेस्ट फिगर थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नो ब्लू इज व्हाइट, कोई भी नीला सफेद नहीं है, नो ब्लू इज व्हाइट, एक बार ये चेक कर लो। नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी ब्लैक जो है वो भी ब्लू नहीं है, कोई भी काला नीला नहीं है। ऑल द व्हाइट आर ब्लैक्स, अब देखो व्हाइट और ब्लैक दूर दूर है और इनके बारे में कुछ कहा भी नहीं गया था, तो ये गलत हो गया। जैसे ये गलत हो गया तो ये ऑप्शन गई, उसके साथ ये ऑप्शन गई, है ना, क्योंकि वन जहां जहां था वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मेरे को एक भी सही मिल गई अगली में तो बात बन जाएगी। नो ब्लू इज ब्लैक, अगर कोई भी ब्लैक ब्लू नहीं था मेरे बच्चे, है ना, तो ये इसका उल्टा भी तो होगा कि ये कोई भी सही नहीं है, तो ये भी आपका सही हो गया, ये सही हो गया, तो ऑप्शन ही कोई और नहीं है क्योंकि ये तो नन कह रहा था, पर हमें तो सही मिल गई, तो थर्ड भी सही होगी ही होगी। अब वो कह रहे हैं सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, अरे भाई जब सारे के सारे व्हाइट ब्लू नहीं है तो कुछ तो होंगे ही ना, तो वैसी आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सिचुएशन बन जाती है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चले आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 97 इज रिलेटेड टू 2, 63 इज रिलेटेड टू दिस
और ये आपको बताना था। तो देखो पहले तो बच्चे को लगता है कि स्क्वायर क्यूब कुछ बड़ा कुछ होगा, पर कोई ऐसा नंबर गिवन नहीं था। तो एक बड़ी आसान सी चीज दिखती है कि अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, यानी इन दोनों अंकों को ही घटा दूं, तो 9 में से 7 जाएंगे 2 आएगा, 7 में से 4 को घटा दो तो 3 आएगा। अब मैं अगर 6 में से 3 को घटा देता हूं तो 3 आता है। तो सिंपली जैसे हम डिजिटल सम करते हैं ना, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपको करना था। ठीक है, एक बार चेक कर लो, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कोड फॉर हर। ये अभी हमने किया था कि हर का कोड क्या है अगर वो किसी एक लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हैं। अगेन आप ये ढूंढो हर कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाइट हेयर काउ, है ना, व्हाइट हेयर काउ में हर है, व्हाइट हर काउ सॉरी। तो 7 to 6 में से कोई एक हमारा आंसर होगा। 7 और 2 यहाँ पे है तो ना 6 यहाँ पे है ही नहीं, तो इन दो में से ही हमारा आंसर बनेगा, और 6 तो वैसे ही कट हो गया। अब 7 अगेन यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं 471 में, और यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, व्हाइट। तो यानी व्हाइट का कोड हो सकता है, क्योंकि अगर 2 लिखा होता तो हम ये भी सोचते कि 2 है, पर हर की कोई जिक्र नहीं है और 7 लिखा है, तो 7 व्हाइट से रिलेट कर रहा होगा। 2 भैया किसी से नहीं रिलेट कर रहे, तो हर का कोड 2 हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक इसे कहते हैं। आप सिंपली जो सही आंसर नहीं है उसको हटाओ, जो बाकी रह जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, सीरीज है, आपको अगला बताना था। तो ये अगर इस कोने में है, उसके बाद ये इस कोने में आया, फिर इस कोने में आया, यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। तो इसके बाद अगर ये मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ ऊपर दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट। ठीक है, अब हैशटैग मेरे को चेक करना है, इसमें अंदर, फिर ये कॉर्नर, फिर इधर कॉर्नर, तो इसमें अब इस तरफ होना चाहिए, यानी इधर। तो ये सही है, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें तो पिछली फिगर में यहाँ था, तो यहाँ कैसे ही होगा। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्या कह रहा है, अगेन अरेंजमेंट के सवाल हर साल 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मेक श्योर करना कोडिंग डिकोडिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट सिलोजिज्म, इसी से आपका मोस्टली पेपर बन रहा है। और एनालॉगी मतलब वही बेसिक रीजनिंग के जो चैप्टर्स होते हैं, तो आप, और क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये बहुत ही कम समय में किए जा सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा माइंड में रोल रखना, ठीक है ना। चलो जी, तो क्या कह रहा है, 7 लड़के हैं एक रो में बैठे, अगेन नॉर्थ की तरफ फेस करके। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये नॉर्थ अगेन उत्तर दिशा या सामने है, तो उनका लेफ्ट साइड यानी बायां साइड इस तरफ होगा, और राइट साइड यानी दायां साइड कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, E is at one of the end, A is fifth to the left of E। अब देखो अगर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, E किसी एक कोने पे है, और A जो है E के 5वें बाय पे गिवन है। एक बार चेक कर लो, A जो है E के बाय 5वें पर गिवन है, तो E को यही होना होगा, और तो कोई जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि इसका बाया तभी देख पाओगे ना जब ये इस कोने में, इस कोने पे तो दाएं की तरफ हो गया, बाएं की तरफ होगा ही नहीं। तो ए कहाँ बनेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ए भैया की ये पोजीशन आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई। तो बी भैया इधर भी नहीं आ सकते, इधर भी नहीं आ सकते, और इधर भी नहीं आ सकते। तो ये 2 जगह बचती है जहां पे बी को हम प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, ओनली डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। डी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा है। अब देखो इस तरफ तो जगह है नहीं, इस तरफ तो जगह है नहीं, तो ए और बी के बीच में बस डी बैठा है, तो डी कुछ ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे बी का कोई दिक्कत भी नहीं है, ना वो ए का पड़ोसी है ना वो ई का पड़ोसी है। अब फिर हमको बोला कि सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है बी का थर्ड लेफ्ट है, तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब ये वाला तो यहीं से पता लग गया, इन्होंने पूछा था कौन सा कथन सही है, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यानी जी जो है वो डी के ठीक बाय पे है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए जो है उसके ठीक बाय पे होगा, तो ये कैंसिल, तो ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई। अगला क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर नेबर्स ऑफ डी।
तो ये बिल्कुल सही है, इतने से ही हमको पता लग जा रहा है कि ए और बी के नेबर्स हैं, तो यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो सवाल का है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। ये चीज मैं जान के जोर के बोलता हूँ, क्योंकि पेपर में बच्चा यही गलती कराता है, 2 सही है, माइंड में 2 ही ऑप्शन दब जाती है। इस चीज का ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर 1 में है स्टेटमेंट नंबर 2, तो आप इस चीज का ध्यान रखो, ये आपको कंफ्यूज पेपर में कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि रोबस्ट स्पेलिंग मेरे ख्याल से सबकी ऐसे लिखी हुई है, क्योंकि गुजरात भी दिख रहा है मुझे ऐसे ही। रोबस्ट का इन्होंने कोड दिया कुछ ये, ठीक है, पोलर का भी कोड दे रखा है, पर चलो इससे ही बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पास देखने का देखूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर आर से ओ जाऊं, अगर ये 18 है ये 15 है, तो 3 कम हो रहे हैं। ठीक है, और ये 20 है तो ये 17 है, इनके भी 3 कम हो रहे हैं, तो यानी -3 नजर में आया। अब ये चेक करो कि बी से वाई, क्योंकि ये 2 होता है, 27 भी लिख सकते हैं, 26 और 2 28 भी लिख सकते हैं, 28 से 25 ये भी -3 हुआ, तो ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, और -3 हो रहा है कैसे, क्योंकि अब ये चेक करो, ये 15 है, 15 से ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 12, ये भी -3, ये 19 है, 19 से ये 3 घट जाएगा तो 16, ये भी -3 है, तो इवेंचुअली सब में -3 हो रहा है और वो ऑर्डर चेंज कर रहा है। तो अब मुझे अगर गुजरात का देखना है कि क्या कोड बनता है, तो मैं सबसे पहले T20 था, इसमें से 3 घटाऊंगा तो Q आ जाएगा, है ना, -3 किया मैंने ऐसे करके। ये 7 था, 7 में से 3 घटाऊंगा तो ये D आ जाएगा, 3 घटा के Q और D से ये ऑप्शन एक हमारी कैंसिल हुई, अभी बाकी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 18 में से 3 जाएंगे तो 15, ये O हो जाएगा। 10 में से 3 जाएंगे तो 7, और जैसे ही 7 आया ये एक ही ऑप्शन में है ना, बाकी सारे कैंसिल, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। एक बार चेक कर लो, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका -3 होगा, 21 में से 3 घटाओगे तो 18, दैट इज आर। ठीक है, चेक कर लो, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इफ ए मींस दिस। तो सिंपली हमको ये वैल्यू पुट इन करनी है, 35 प्लस 25 घटाना है 12, सी का मतलब है मल्टीप्लाई 25, डी का मतलब है डिवाइड बाय 5। तो 25 डिवाइड बाय 5 हो गया 5, 5 गुना 12 हो गया 60, 35 और 25 60 -60 दैट इज 0, क्योंकि बॉड मास ही लगाया मैंने, पर माइंड में सॉल्व कर लिया था कि मल्टीप्लाई करके फिर किया मैंने, ये मत सोचना कि डायरेक्ट कर दिया। तो आप सिंपली यहाँ से अपना आंसर 0 मार्क कर सकते हो। अगेन बहुत ही इजी ये वाला तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल था, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, ये टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग तो सबसे आसान होती है, मैंने आपको तरीका भी बताया था। सबसे पहले सबसे आखिरी वाली चीज पढ़ लो कि वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड यानी मनुष्य के रक्त का क्या रंग है, तो वो लाल रंग होता है ना, वो लाल रंग होगा यानी रेड होगा। अब रेड का कोड देख लो कि रेड इज रिटन एज ग्रीन, रेड को हम कैसे लिखते हैं, ग्रीन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि और कुछ डाटा की हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस सब्जेक्ट, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली वो नाम अलग अलग रख देता है, लाल का मतलब लाल तो है पर उसको बुला हम हरा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है कि उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई, क्या ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, यानी कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा गलत है ये देखना है। तो 47 से 51 +4, ये +6, ये +8, तो यहाँ पे
10 आना चाहिए था। ओके 75, पर 75 आता तो आगे 76 ना बनता। चलो एक बार चेक करते हैं। फिर +4, अच्छा अच्छा, तो ये +10 वाली सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि फिर से अगर +4 हो रहा है तो हो सकता है वो यही पैटर्न को फिर से रिपीट करता हो कि +4 है तो ये +6, यानी ये वाला नंबर 75 होना चाहिए था, क्योंकि 75 होता तो +8 भी हो जाता है ना। तो ये 76 जो है ये गलत हो गया, 75 आना था, उसकी जगह सब सेट हो जाता, तो 76 हमारा रॉन्ग टर्म यहाँ पे हो गया। ठीक है, चले आगे, क्लियर है एकदम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपको गैम्बल का कोड गिवन है कुछ ऐसे 864321, तो हर नंबर का एक ही हमको वो कोड गिवन है ना, जो सबसे पहले देखने वाली चीज बन जाती है, क्योंकि कुछ 2 अक्षर वाले भी हैं उनका भी एक ही दे रखा है, तो कोई डायरेक्ट कोडिंग ही ना हो कि यानी सिंपल सिंपल सेम सेम चीज ना रखी हो, तो यहाँ से दिखेगा भी कि ए का कोड 6 आ रहा है, तो यहाँ भी ए का कोड 6 ही है। अगर यहाँ पे एल का कोड 2 आ रहा है तो यहाँ भी एल का कोड 2 ही है। तो अगर मुझे यही कोडिंग करनी है तो फिर तो लैम्प अगर बताना है, और एल और ए तो वैसे ही कॉमन था, एल का कोड 2 था, ए का कोड 6 था, एम का कोड 4 है, बी का कोड 3 है, तो 2643 ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पे लिखा हुआ है, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, हो जाएगा, कोई ऐसे अगेन दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन अरेंजमेंट का सवाल, जहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर फेसिंग द ईस्ट। अब देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि ईस्ट की तरफ ना वो कंपास यही पड़ा होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो वो इस तरफ ऐसे बिठा देते हैं, गर्दन भी ऐसे टेढ़ा ही चल रही होती है कि ईस्ट अच्छा राइट होगा तो इधर लेना है, लेफ्ट होगा तो इधर लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको डायरेक्शन सेंस में भी बताया था, अगर वो ईस्ट इधर दे रहा है तो तुमने डायरेक्शन सेंस चैप्टर भी तो पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कोई घबराने वाली बात ऐसे थोड़ी है। आप ईस्ट को सामने ले लो, क्या दिक्कत है, ईस्ट को सामने ले लो, है ना। तो आपको अगर पूर्व आप सामने ले रहे हो कोई दिक्कत थोड़ी है, नॉर्थ इधर हो जाएगा यानी उत्तर इधर हो जाएगा, अगर वो वैसे पूछ ले, वैसे तो पूछेगा ही नहीं, साउथ दक्षिण इधर हो जाएगा, और लेफ्ट आपका बाया अब आपके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट है तो वो उनका भी लेफ्ट है, आपका जो राइट है तो उनका भी राइट है, तो आपको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी इधर उधर देख के करने की, आप सीधा देख के ही कर सकते हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 2 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन G6 एंड G4, G6 सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, और इसको थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद दिखाई दिया G1 इज टू द राइट ऑफ G6, तो अगर 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6, G6 और G2 उसने कहा था, सॉरी G6 उसने कहा था कि एक कोने पे बैठी हुई है, अगेन 2 कोने होते हैं, या तो इस साइड या इस साइड, यानी मेरे लेफ्ट साइड या राइट साइड पर, उसने कहा G1 जो है वो G6 के सेकंड राइट पे है, तो G6 अगर यहाँ पे होगा तभी तो उसके दाएं दूसरे पे हम G1 बना पाएंगे, कुछ ऐसे एक बार चेक कर लो। अब जब ये बन गया तो कह रहा है देयर आर 2 गर्ल्स सिटिंग बिटवीन G6 एंड G4, तो G6 और G4 के बीच में 2 लड़कियां हैं, तो कुछ ये ऐसे हो गया, एक बार चेक कर लो। अब वो क्या कह रहा है, G1 इज सेकंड टू द राइट ऑफ G6 हो गया, G2 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G3, G2 जो है वो G3 के थर्ड टू द लेफ्ट है। अरे इस सवाल में तो कुछ ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि G2 यहाँ पे आएगा, G3 यहाँ पे आएगा, तभी थर्ड टू द लेफ्ट होगा, कि पहला दूसरा तीसरा इधर G3 रखते फिर तो टक्कर ही मार देते। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं, G1 और G4, अगर वो नाम पूछ रहा होता इन दोनों के फिर तो हमें पूरी मेहनत जरूरी भी थी। अब जब मैंने सवाल पढ़ा, मैंने यहाँ तक पढ़ा भी, अगर एक लाइन और तभी पढ़ लेते कि हाउ मेनी, ये वाली लाइन की G2 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G3, G3 के थर्ड लेफ्ट पे G2 है, ऐसे, और इन दोनों के लोग पूछे हुए बीच में, तो बीच में तो 2 ही लोग होंगे, तभी ये इसका थर्ड लेफ्ट यानी बाएं से तीसरा आएगा, अगर उनके बीच में 2 लोग हैं, तो कुछ यहाँ पे डायग्राम की जरूरत इतनी थी ही नहीं, हमें तो इसी से ही पता लग जाता।
पर एज अ स्टूडेंट अगेन क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, आप उसको बनाते ही चलते हो कि मैं फिर से ऊपर नहीं जाना चाह रहा। बट हाँ, कई बार अगर पहले नजर पड़ जाए तो आप इसको मात्र 5 सेकंड में ही कर लेते, फिर तो कुछ ये सवाल में बचा ही नहीं था। ठीक है, तो एक बार ये चीज आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये हमारा रंगोली वाला सवाल, अगर हम इसको ऐसे सिंपली बाइफरकेट करें, है ना, इसके टुकड़े करें जैसे हमें सवाल में गिवन है, और हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ड्राइंग काफी खतरनाक है, और इतनी ड्राइंग बनाने लगे वहां पे बैठ के तो बन गई बस बात, है ना। तो ये वाली फोटो जब इस तरफ रिपीट होगी तो ये चांद जी कुछ इस तरफ ऐसे ही बनेंगे। एक बार थोड़ा सा चेक कर लो, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उससे सेकंड ऑप्शन हमारी कैंसिल हो जाती है। अगेन फोर्थ ऑप्शन सही लग रही है, थर्ड ऑप्शन भी सही लग रहा है, वन भी सही लग रहा है। अब मैं जब इसको ऊपर सिचुएशन को चेंज कराऊंगा, है ना, जब हम इसको ऊपर चेंज करेंगे तो ये यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा ना, थोड़ा सा आप चेक करो। तो ये जो लाइन है ये गलत हो गई, अपने को इस डायरेक्शन में चाहिए ऐसे, ये भी गलत हो गई, इसमें सही है, एक ही ऑर्डर में आ रहा है। यानी अगर मैं ऐसे एक सिंपल डायग्राम से समझाऊं कि अगर मैं कहूं मेरी फिगर ये ऐसे थी, ये एरो बना के, तो ये एरो ऐसे इधर इस तरफ बनना चाहिए था, इधर से इधर अगर आप बनाते तो ये कुछ इस तरफ ऐसे बनना चाहिए था, और फिर इसको फिर से आप खोलते तो ये ऐसे बनना चाहिए था, जो कि बस फोर्थ ऑप्शन में आपको नजर में आएगा, है ना। बाकियों में वो शेप ही गलत हो जा रही है, वो लाइन ही गलत बन जा रही है, तो आप इसको ऐसे जल्दी देख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन सीरीज का ये सवाल है, काफी आसान क्वेश्चन सीरीज के थे। 18, 20, 22 और ये अगर 26 है तो बीच में 24 आएगा, यानी +2 हो रहा है सब में, और 24 का मतलब एक्स आ गया। एक्स से मिलते ही आपको आंसर पता लग गया, क्योंकि किसी और में ये सिचुएशन थी ही नहीं। और अगर आप चेक करना चाह रहे हो फिर भी, तो ये 9, 6, 3 यानी -3 हो रहा है, तो 3 जब आप हटाओगे तो z आएगा, और अगर आप z में से 3 घटाओगे तो 23 आएगा, ये बन जाएगा 14, 18, 22। अगेन इन सब में +4 हो रहा है, तो 22 और 4 26, 26 और 4 d। तो ये जो आपकी शेप है वो सिंपली सही रिलेट होगी x z z पे। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अगर 382 से 283 पे जाना है तो आप कैसे जाओगे। अब कुछ बच्चे इनमें गैप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 99 का गैप आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, और मतलब कि 99 का थोड़ी, बल्कि 17 और 82, हाँ 99 का ही है क्योंकि ये बड़ा है ना। तो आप बाकियों में गैप चेक करोगे, पर यार अक्षर सेम है ना, तो थोड़ा सा बस ये रिलेट कर लो कि कहीं ये तो नहीं कि इसी को उल्टा करके लिख दिया, कि ये अगर बाएं से दाएं लिखा था तो ये दाएं से बाएं लिखा है, यानी 2 इधर है, 8 इधर है, 3 इधर है। तो ऐसे अगर 784 ऐसे लिखा है तो यहाँ पे 487 चाहिए था, ये नहीं है। 564 है तो 465 है, तो ये सही लग रहा है। 962 था, यहाँ 269 होना चाहिए था, ये नहीं है। 384 था तो यहाँ 483 होना चाहिए था, ये नहीं है। तो 564 में पोजीशन भी सही है, तो ये आपका बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलेगी क्वेश्चन नंबर 17। अगेन ये परसेंटेज और अरेंजमेंट का ही सवाल है, सीक्वेंसिंग में भी इसको पढ़ते हैं। एक कक्षा में 7 है ना लोग हैं जिनके अलग अलग जो प्राप्त अंक है उनके प्रतिशत परसेंटेज गिवन है, और उसके हमें बताना है। सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ऑल द गर्ल्स हैव डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। चलो ठीक है, अगर 7 लोग हैं और मैं कहूँ ये सबसे कम मार्क्स है और ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जी जो 4 है उसके सबसे कम परसेंटेज है, तो यह हो गया हु हैज द थर्ड लोएस्ट परसेंटेज। नीचे से अगर मैं काउंट करूं तो थर्ड लोएस्ट किसकी होगी। अब G4 की तो सबसे कम है, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। G3 हैज हाइयर परसेंटेज देन G5। G3 की जो परसेंटेज है वो G5 से हाइयर है, यानी ऐसे, बट लेस देन G1, तो G1 की परसेंटेज इन सबसे ज्यादा होगी। द परसेंटेज ऑफ G6 इज लेस देन G2। अच्छा ठीक है,
G7 की हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है। G1 की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन ओनली 3 गर्ल्स है। तो यानी नीचे से अगर मैं बात करूं, अगर मैं नीचे से बात करने का देखूं तो G1 की परसेंटेज 3 लड़कियों से ज्यादा है, तो एक G4, एक, दो और यहाँ पे G1 को आना पड़ेगा, है ना। और G1 अगर यहाँ पे आए तो G3 और G5 को यहाँ पे आना पड़ेगा, और तो कोई जगह ही नहीं बचती। अब इसके ऊपर G7, क्योंकि इनकी हाईएस्ट परसेंटेज थी तो G7 यहाँ और G2G यहाँ पे, ये कुछ ऐसे इस अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट कुछ भी बन सकता है ना। द परसेंटेज ऑफ G6 इज लेस देन G2, चलो G2 से कम है G6 की, कुछ ऐसे। और G1 से ज्यादा होगी, क्योंकि G1 के नीचे बस 3 लड़कियां ही हैं। उन्होंने लिखा कि G1 की जो प्रतिशत है वो केवल 3 लड़कियों से अधिक है। अब हमको थर्ड लोएस्ट परसेंटेज चाहिए था, मतलब नीचे से तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे G4, दूसरे पे G5, तीसरे पे G3। तो G3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगेन G1 के नीचे 4 थे तो वो नहीं हो सकता था, G7 हाईएस्ट था तो भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो पूरे अरेंजमेंट के अगेन परवाह करे बिना हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि G1 के नीचे 3 लोग हैं। अब थर्ड लोएस्ट है तो G1 तो नहीं होगा आंसर, वो कैंसिल हो गया। G4 अगेन क्योंकि वो लोएस्ट था वो नहीं हो सकता, G7 हाईएस्ट था वो नहीं हो सकता, तो एक G3 ही बचा था और वो आपका आंसर भी सही होता, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 आज आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आज इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, अगली क्लास में इसको और नेक्स्ट शिफ्ट को हम है ना शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे को शुरू करेंगे। हम लास्ट शिफ्ट कर रहे थे। और आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। एंड कमेंट में बिल्कुल देखता रहता हूँ, थैंक यू। कुछ बच्चे जो इतना प्यार अपना है ना जाहिर करते हैं, कुछ कमेंट्स में आंसर भी दे रहे हैं। जो भी क्लासेस देख रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप बिल्कुल अपना फीडबैक कमेंट शेयर करो, ताकि हम उसको और आपके लिए इंटरेक्टिव और बेटर बना पाए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतने करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।